मीठे पानी की फिनफिश मछलियों, शंखमीन का वर्धन और बीज उत्पादन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में पिछले 2 दशकों के दौरान जल कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मीठे पानी की जल कृषि की मात्रा की दृष्टि से मुख्य योगदान है, जो देश की कुल जल कृषि का 95% है। देश में संवर्धन प्रथा से इसका कार्य जो है 3 प्रमुख भारतीय कार्यों के साथ किया जाता है। इनका सभी लोगों को मालूम है, कटला, रोहू और मृगल, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अनुकूलित अन्य स्थानिक कार्प अर्थात सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और सामान्य कार्प, इनका भी उपयोग किया जाता है। और प्रौद्योगिक इनपुट और उद्यमियों का पहला जो वित्तीय निवेश होता है, उसका आधार तालाब की उत्पादक के आधार पर विभिन्न जो मात्रा में उनका उत्पादन होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। आप देखेंगे आगे कि जो वर्धन के लिए जो उम्मीदवार प्रजातियां हैं, उनके चयन के कुछ निश्चित मानदंड होते हैं। उन मानदंडों में पहली चीज है कि उनकी वृद्धि और उनका आकार, उनकी वृद्धि की दर, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगली जो है मुख्य कहा जा सकता है कि इंडिकेटर होता है, वो कम से कम समय में जो खाद्य श्रृंखला, जो अल्पतर अवधि की खाद्य श्रृंखला वाली जो मछलियां हैं, उनका दोहन किया जा सकता है, जो कम समय में ज़्यादा बढ़ सकें, जलवायु को उनकी दशा में अनुकूलन की क्षमता हो, विभिन्न जलवायु में जंतुओं की उसमें जो है जो कठोरता है, जो चयन की हुई प्रजाति हैं, वो भौतिक, रासायनिक और अन्य जो तत्व होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, स्थान और समय की उपलब्धता होना चाहिए, पुनरुत्पादन व्यवहार में उनमें जो है बहुप्रजता होनी चाहिए, लार्वा के जो है विकास की जो उनकी गति है, वो यह ध्यान रखा जाता है कि उसमें अधिमान जोखिम से कम हो और उत्तरजीविता प्राप्त हो, अनुकूलनता होनी चाहिए। हम ये देखेंगे कि भोजन की आदतें और भोजन परिवर्तन की दक्षता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। बाजार की मांग और आर्थिक घटक, यदि आप जो मछली तालाब में पाते हैं उसकी अगर गुणवत्ता के साथ साथ बाजार में उसका भाव भी अच्छा मिलता है, जो वांछनीय पहलू हैं, तो वो उनका ध्यान रखे जाते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए हमें मछली का एक तालाब बनाना पड़ता है, और तालाब बनाने के लिए मछली फार्म का डिज़ाइन और निर्माण, इसके लगभग हम कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम हैं जिसमें आप ये सीख सकेंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा किया जाता है। वो इंजीनियरों को साथ में लेके, एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग आजकल इस मामले में सलाह देने लगे हैं, जिससे कि डिज़ाइन और निर्माण किया जा सके। आगे आप देखिए कि अच्छा मछली फार्म तैयार करने के लिए जो हमेशा की प्रकार हम देखते हैं कि मृदा की क्षमता, पारगम्यता, भूमि की बनावट, जलवायु और जिसकी जानकारी कहा जा सकता है कि सिल्ट और मिट्टी की जो है क्या उपस्थिति है, इस मामले में वर्षा संबंधी आंकड़ों की भी जो है बहुत जानकारी लेकिन जरूरी होती है। बाढ़, जल संसाधन, नदियां, जलाशय, झील, इनकी जानकारी सिंचाई विभाग या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त करके लिए फिश फार्म की योजना तथा डिजाइन का निर्माण किया जा सकता है। डिजाइन तथा निर्माण हेतु आप चाहेंगे कि इसका जो भू पटली बनावट होता है, विशेषकर मृदा के प्रकार से संबंधित होता है, ये सर्वेक्षण पूर्व में किया जाता है। और ये नर्सरी तालाब, उनकी वृद्धि, स्टॉकिंग तालाब, रियरिंग तालाब, विभिन्न प्रकार के जो तालाब होते हैं, इनको जाल से मछली पकड़ने की जो आसानी होती है, प्रबंधन के लिए जो उसमें आयताकार तालाबों को जो अधिमान दिया जाता है, ये सब फार्म का डिजाइन तैयार करते समय हम ध्यान रखते हैं। बांध, मजबूत जल प्रवेश न डालने वाले तत्व, इन सबको साथ में लेकर हम पाएंगे कि जब हम फार्म का डिज़ाइन तैयार करते हैं तो ये सारे के सारे तत्व हमको
बहुत ही हेल्प करते हैं और विभिन्न प्रकार के तालाबों के आकार रूप के बारे में कंटूर लेवल इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। नर्सरी, रीरिंग, स्टॉकिंग तालाबों का अधिमानी आकार ये भी विभिन्न होता है। इनके लिए स्थैलिक तालाब जो हमारे स्थैतिक तालाब होता है उसमें वर्धन कार्य किया जाता है। वर्तमान में अपनाई जा रही वैज्ञानिक मिश्रित कार्य वर्धन या बहुवर्धन प्रौद्योगिकी हाल ही की संकल्पना है। इसमें मत्स्य कृषि में 3 अन्य स्थानिक प्रजातियां अर्थात सिल्वर क्रास, ग्लास पार, कॉमन पार के साथ अन्य भारतीय प्रजातियों जो प्रमुख कार्य प्रजाति हैं जैसे रोहू, कटला, मृगाल को भी शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे कि जो हमारे साथ उपलब्ध इनपुट जो स्तर के आधार है उसके हिसाब से भी हम देखते हैं। आगे जो मुख्य चीज है उसमें वैज्ञानिक जो जलीय खरपतवार और उनका नियंत्रण होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जलीय खरपतवार और उनका नियंत्रण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करने के लिए हमारे जो कोर्स हैं उसमें इनकी जानकारी यथावत होती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, इनके बहुत सारे नुकसान हैं क्योंकि ये खरपतवार मछलियों के आवागमन को बाधित करती है, ये मछलियों के रहने के स्थान को सीमित करती है, परभक्षी और अपतरण मछलियों का, जलीय कीटों का आश्रय प्रदान करती है, ये संचालन में बाधा डालती है, सूर्य की रोशनी को रोकती है जिससे प्लैंकटन का उत्पादन बाधित होता है, जल निकाय धीमे विघटन के कारण जैव पदार्थों का भारी संचयन करती है। परभक्षी और अपतरण मछलियों पर नियंत्रण आवश्यक है। नर्सरी तालाब के प्रबंधन की एक विशिष्ट तरीका होता है जो कि हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे। आगे देखते हैं कि इसके बाद नर्सरी जो तालाब का जो प्रबंधन होता है उसमें 3 दिन के स्थान स्पॉन को 15-20 दिनों की अवधि के लिए पोषित करना रहता है। यह नर्सरी से करने के बाद हम आगे देखेंगे कि जहाँ तक नर्सरी के पश्चात जो उसमें जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक और जैविक प्रक्रिया हैं जिसमें हम उर्वरक देना है, चूना देना है, इन सब का पालन हमेशा की प्रकार से मिश्रित तरीके से वैज्ञानिक आधार पर करते हैं। और इसके बाद हम इसके स्टॉकिंग में जाते हैं। स्टॉकिंग के बाद जो है हम जब स्टॉकिंग कर लेते हैं ये प्रजनन के 3 दिन बाद पूर्णतः अवशोषित हो जाती है, तब मुख विकसित हो जाता है, उस समय हम इसको करते हैं। स्टॉकिंग के समय नर्सरी के लिए तैयार हो जाते हैं लगभग 50 से 100 मिलियन पर हेक्टेयर का स्टॉकिंग घनत्व आमतौर पर व्यवहार में लाया जाता है। प्रजनन के 3 दिन बाद जहां नदी जर्दी पूर्णतः अवशोषित हो जाती है और मुख विकसित हो जाता है, उस समय हम नर्सरी में स्टॉकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको पृथक चारा देना होता है, पूरक चारा देना होता है। नर्सरी में फ्राई को पूरक चारा देने के उपरांत जल प्रबंधन और उससे पैदावार लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी चूक हो गई तो यहाँ पर इनकी मृत्यु होने का या इनकी संख्या में कमी होने का चांस रहता है, उसका वो रहता है। फिंगरलिंग उत्पादन के लिए पालन तालाब प्रबंध होता है। जब ये छोटे बच्चे नर्सरी से फिंगरलिंग उत्पादन जाते हैं तो वहाँ पर फ्राई की स्टॉकिंग के लिए एक अपनी पूरे से पहले से ही जैसे कटला रोहू मृगल, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, विभिन्न अनुपातों में इनको किस प्रकार से हम करें उसका पूरा एक प्रकार से विज्ञान तैयार है। जल प्रबंधन का भी और जल प्रबंधन से पैदावार बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। आगे देखेंगे कि आप विकसित तालाब के प्रबंध में जिसे हम ग्रो आउट पॉन्ड मैनेजमेंट कहते हैं, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पहले से नर्सरी से लाई गई हुई बच्चों को हमने स्टॉकिंग में रखने के बाद जब ग्रो आउट पॉन्ड में डालते हैं तो विकसित तालाब का उद्देश्य करना अपेक्षाकृत पूंजी निवेश के समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बीज की स्टॉकिंग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बीज की स्टॉकिंग के साथ साथ इसको चारा देना, खाली स्टॉकिंग ही पे हमको ध्यान नहीं देना है, इसको चारा देना है। इसमें जल प्रबंधन और जिसे कहते हैं उसके वातन की तैयारी करते रहती है। हमको जो है यहाँ की
जो जल की क्वालिटी है उसमें पारदर्शिता, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, घुला हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्षारीयता, बीओडी, पीएच, जैविक कार्बन, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और इससे जब हमारा उत्पादन वृद्धि होती है, लेकिन यदि हम रोग प्रबंधन का ध्यान नहीं करेंगे तो वो भी मछली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो रोग प्रबंधन का ध्यान करना भी बहुत आसान महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि मछली की पैदावार बढ़ती है। और ये सभी जब कारक लग के हम आगे बढ़ते हैं तो मछली की पैदावार बढ़ जाती है। और मीठे पानी का जो है दूसरा उपाय होता है, अभी हमने जो है जानकारी ली वो मछली की पैदावार के लिए, अभी मीठे पानी के हम प्राण के संवर्धन के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि प्राण के संवर्धन में थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें जो है इनकी जो प्रजातियां हैं उनकी प्रजातियां अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। इनको हम इनकी आवश्यकता के अनुरूप, जैसा कि हमने मछली पालन में देखा था, प्रॉन पालन में भी सभी अवयवों का ध्यान होकर आगे बढ़ते हैं। एक अन्य बहुत ही मशहूर कहा जा सकता है तरीका है ज़्यादा उत्पादन लेने का, वो है समन्वित मछली पालन, जिसमें अलग अलग तरह की मछलियों को हम एक साथ मिलाकर एक ही जगह में, जो उनके खाने का तरीका होता है, जहाँ पर उनको खाने का खाद्य मिलता है, अलग अलग सतह में रखा जाता है, वहाँ पर हम उसको ले सकते हैं। मछली को हम पशुपालन के साथ भी समन्वित कर सकते हैं। उसमें जैसे गाय, भैंस, इनको हम तालाब में छोड़ देते हैं। 1 हेक्टेयर में यदि हमने 1, 2, 3 गाय छोड़ दी और तो वो उस तालाब को वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन भी पहुँचाती हैं, उसमें जो है जो नीचे वहाँ पर कीचड़ होती है उसको भी जो है उससे न्यूट्रिएंट को रिलीज करती हैं, और बाद में मछलियों को जो है एक साथ में उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। मछली के साथ सूअर का भी समन्वय किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि सूअर को जो है थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से निम्न पाया जाता है तो उच्च स्तर के लोग इसके लिए कम राजी होते हैं। फिर भी हम इसको अगर बढ़ाएं तो मछली के साथ सूअर का समन्वय किया जा सकता है। और हम इसके अतिरिक्त मसल और ऑयस्टर की भी कृषि कर सकते हैं, जिसमें कि जो है पिंजड़ा पालन, पेन पालन, इसमें से उनको कर सकते हैं। पर्ल ऑयस्टर जिसे मोती शुक्त कहते हैं, उसकी कृषि और मोती उत्पादन भी किया जा सकता है। समुद्री अपतरण कृषि भी हम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। समुद्री रंगीन मछलियों का प्रजनन आज के तारीख में आप देखेंगे कि इनका जो हम एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर प्रयोग करें तो इसको लाभदायक वो तरीका रहता है। लॉबस्टर फैटनिंग या लॉबस्टर को मोटा करना भी एक अच्छा उपाय है। और खुले समुद्र में पिंजरा संवर्धन, मत्स्यन पर आधारित कृषि, ये सब हमको कुल मिलाकर लाभदायक होने के साथ साथ हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जल में, अलग अलग प्रजातियों का जो हमारी जैव विविधता है उसका पूरा उपयोग करके हमको एक आधार प्रदान करते हैं कि हम जल कृषि से अधिक दोहन कर सकें। आप देखेंगे कि जो कृष्ण मीठे पानी की फिनफिश मछलियों और शंखमीन का प्रजनन और बीज उत्पादन होता है, उसमें भी हम सब ये देखते हैं कि कार्प का प्रजनन और बीज उत्पादन किया जाए, कार्प का प्राकृतिक प्रजनन का ध्यान रखा जाए, कार्य के प्रजनन में या कार्प के प्रजनन के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके साथ प्राकृतिक बीज संग्रहण भी बहुत आवश्यक, जो कहा जाता है कि हमको सहायता करता है। बांध प्रजनन में भी हम जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और उत्प्रेरण प्रजनन होता है जिसमें कि पिट्यूटरी को जो हाइपोफाइसेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम उसका निचोड़ लेकर दूसरी मछली में डाल के उसको जो है उत्सर्जन या जो है अंडा डालने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और उसमें जो है हम ओवाप्रीम और इस प्रकार के इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य तरह से भारतीय और चीनी कार्प का उत्प्रेरण प्रजनन किया जाता है, जिसमें आवश्यकता रहती है, इसमें आप अपने समय के अनुसार इनका प्रजनन करा सकते हैं, रात तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही इसका जो प्रजनन कभी भी आवश्यकता के अनुरूप सिर्फ ब्रूडर को इकट्ठा करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम मछली पालन के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। और आगे अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो तरीका है हमारी मछलियों का उत्प्रेरण प्रजनन के अलावा भी जो कॉमन प्राप्त से जो अलग अलग प्रकारों के जो उसकी मात्रा है तो आजकल ये सिंथेटिक रूप से उपलब्ध हो गई हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने देखा कि
जो मछली पालन है ये एक विकसित विज्ञान हो चुका है। आप अपने कोर्स को जब देखेंगे, जो आपने देखा है कि इस विकसित विज्ञान का पूरा लाभ आप उठा सकेंगे, और इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने कोर्स मटेरियल को भी पढ़ सकते हैं जो आपको पुस्तिका दी गई है, और आप वेबसाइट पर जाकर यहाँ से इससे संबंधित जानकारी भी अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।